Welcome to Decoding UPSC Matrix. We will complete the remaining questions of GS1 paper of 2025 and its analysis. So these are some of the points which I had written during the examination. Just I had told ki I tried to write around 22 to 23 points per questions in the 15 markers. So मैक्सिमम जो भी पॉइंट्स हो वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करने की कोशिश की है, बट शायद कुछ ऐसे थोड़े से जेनरिक पॉइंट्स रह सकते जो एग्ज़ाम वो मोमेंट पे आपको याद आते वो शायद यहाँ पे याद नहीं आ रहे. सो वो मैंने ये नहीं किया, बट मेजर आउटलाइन जो है वो इसी आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखे पॉइंट उसी के अराउंड है. सो महात्मा ज्योतिराव फुले's राइटिंग एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म टच इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सबऑर्डिनेट क्लासेस डिस्कस. तो ये जो क्वेश्चन था 11th क्वेश्चन था, यहाँ से 15 मार्कर शुरू हुए थे. तो इंट्रो में आई हैड रिटन अबाउट महात्मा फुले. ही वाज अ सोशल रिफॉर्मर इन 19th सेंचुरी एंड ही वाज अ हार्बिंजर ऑफ वुमेन्स राइट्स. सो ओके, यहाँ पे टाइमलाइन अप्रोच आ गया और उनका रोल आ गया जो हिस्ट्री में होना चाहिए. सो इसमें मैंने एक डायग्राम निकाला था, आई थिंक सेकंड पेज और समथिंग पे, कि क्वार्टेट ऑफ फुलेज वर्चूज ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. बट सिंस इसमें इतना भी कंटेंट मुझे वहाँ पे याद नहीं आ रहा था, एंड ट्रेडिशनली वी डोंट वी स्टडी ब्रॉडर सेंस में सोशल रिफॉर्मर्स, नॉट वेरी पर्टिकुलर उनके बारे में 3-3 पेज लिखने के लिए इतना हिसाब से. सो फ्रैंकली मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था, सो आई हैड टू फ्रेम इट इन सच अ वे एंड प्रेजेंट इट सो दैट इट शुड अपीयर एज इफ आई हैव बीन एबल टू राइट इन अ वेरी गुड मैनर. 22 to 23 पॉइंट्स इसमें भी कुछ ना कुछ तो करके जनरेट करने थे. सो मैंने ये आंसर को ऐसे डिवाइड किया कि आई हैड रिटन इट इनटू, आई हैड ड्रॉन अ डायग्राम. फिर बॉडी में मैंने आई हैड डिवाइडेड द आंसर अकॉर्डिंग टू द वेरियस क्लासेस, ऑल द सबऑर्डिनेट क्लासेस. इट ट्राइड टू हेल्प लेबरर्स, दलित्स, विमेन और फार्मर्स एंड अदर्स में से 3-4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया था. उनमें 5-6 पॉइंट लिखे थे. आप इसको राइटिंग्स एंड एफर्ट्स में भी डिवाइड कर सकते थे जो क्वेश्चन में दिया है, बट मुझे ऐसा लगा वहाँ पे थोड़ा ओवरलैप होगा तो मुझे समझ नहीं आएगा, तो बेटर मैं ऐसा वर्टन क्लासेस में डिवाइड करके मुझे थिंक करना प्रोसेस वुड हैव बीन मच इजियर. सो आई डिड दिस. सो बॉडी में आई रिटन अबाउट लेबरर्स, फार्मर्स, वुमेन, दलित्स, वो जो है. तो लेबरर्स में आई रिटन कि उसमें एक दो राइटिंग के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि दीन बंधु में उन्होंने ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड सम ऐसा बेसिक चीज़ों के बारे में उनको लिखा है. एडिटोरियल उनका यूज टू राइट अबाउट दोज थिंग्स. फिर बेसिक वेजेस प्रॉब्लम के बारे में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगेंस्ट कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर दलित्स एंड द डाउन टोडन उनके बारे में, ये ओपन स्कूल्स फॉर देम इन पूना, वाटर टैंक्स ओपन किए उन्होंने अपने खुद के घर पे, पर्सनली यूज टू टीच देम. फिर उसमें ब्राह्मणाचे कसब बोल के एक ऐसा बुक है, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा था. सत्यशोधक समाज एस्टेब्लिश किया 1873 में. स्लेवरी कंपैरिजन करके दिखा है यहाँ पे, जो दलित्स का जो मतलब इश्यूज है उसको स्लेवरी से कंपेयर किया था गुलामगिरी बुक में. फिर एम्पावरमेंट वगैरह ऐसा, ये थोड़ा सा रिलेटिव में ये बोलो, ऐसे जो जनरिक टर्म्स है एम्पावरमेंट के लिए. बट स्टिल आई विल मेक अ पॉइंट टू राइट दिस डाउन एज ही took substantial efforts for the empowerment and upliftment of the Dalits. तो ये मेरा एक हो गया पॉइंट, क्योंकि टेक्निकली यार 23 पॉइंट तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है ऑनेस्टली, कौन से भी बुक में इतना इजीली नहीं मिलेंगे. और वो मोमेंट पे इन 10 मिनट्स ऐसा थोड़ा सा स्लाइटली बाहर का क्वेश्चन, दो ये फोरम के कुछ कुछ टेस्ट में आया था ये क्वेश्चन जितना मुझे याद है, बट स्टिल वो एग्ज़ाम में फ्रैंकली उतना सब नहीं आता था. तो इट्स अबाउट हाउ यू प्रेजेंट द लिमिटेड कंटेंट. अभी शायद ये सब चीज़ें आपको भी पता है, मैंने कुछ अलग नहीं बताया कि ब्राह्मणाचे कसब ये सब बुक्स स्पेक्ट्रम में दिए है. ब्राह्मणाचे कसब, गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज, दीनबंधू, फिर शेतकऱ्याचे आसूड जैसे मैंने नीचे लिखा है, ये सब आपको भी पता है, बट इट जस्ट हाउ यू प्रेजेंट इट. इफ़ यू डम देम इन सिंगल एक जगह पे और बाकी के 2 पेजेस में ऐसा आपका कंटेंट शैलो लग रहा है, तो वो बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा. वही आप थोड़ा इक्विलिब्रियम थोड़ा मेंटेन करके थोड़ा बेटर डिस्ट्रीब्यूट कर दे आपको ये पॉइंट्स जो जेनरिक और स्पेसिफिक है वैसा मिक्स करके, तो ओवरऑल आंसर को ऐसा लगता है काफ़ी रिलेटिवली स्पेसिफिक है. फिर वुमेन के बारे में मैंने वही लिखा था कि एम्पावर्ड सावित्री बाई फुले और उनको सिखाया. फिर उन्होंने फर्स्ट फीमेल एजुकेशन के लिए वैसा स्कूल एस्टेब्लिश किए पुणे में, टीचर एजुकेशन, विडो री मैरिज, चाइल्ड मैरिज. ये एग्जैक्टली भले मुझे नहीं पता है वेदर ही डिड एफर्ट्स फॉर दिस, बट ऑब्वियसली किया ही होगा बिकॉज इट वॉज 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स. सो थोड़ा ऐसा भी एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है कभी कभी कि यू हैव टू, हाँ, कि विडो री मैरिज और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, विडो री मैरिज के लिए और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट उन्होंने वर्क किया ही होगा. एंड देन फार्मर्स के लिए भी शेतकऱ्याच्या नावाचे पुस्तक
मतलब उन्होंने he had written this book. So and he had also other effort, like he had protested against religious orthodoxy, idolatry वगैरह वो जो भी है. एंड बीच पे मैंने कहीं पे तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा स्पेस बचा था, 3 पेजेस उतना भर नहीं रहा था, तो आई डॉन दिस क्वार्टेट ऑफ फुलेज वर्चू, और उसके एंड में ऐसा एक बॉक्स निकाल के बीच में क्वार्टेट ऑफ फुलेज वर्चू लिख के जस्टिस, लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वलिटी, ऐसा कुछ तो 4 वैल्यूज लिखे थे, जस्ट फॉर द पर्पज़ कि मुझे कुछ तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना है. ऐसा कुछ एग्जिस्ट टेक्निकली नहीं करता, बट इट इज़ नॉट ऑल्सो रॉन्ग. जो मैंने पहले भी बोला था, वॉट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली रॉन्ग इज़ राइट इन यूपीएससी आंसर राइटिंग. सो ये फॉर्मूला मैंने हर जगह पे अप्लाई करने की कोशिश की, और कंक्लूजन में ऐड करेक्टेड इट टू, जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम, यू हैव टू कीप कंटिन्यूटी एंड चेंज. सो आई हैड रिटर्न कि इन हिस्ट्री कंक्लूजन से फिर इंट्रो, यू हैव टू राइट अबाउट कंटिन्यूटी एंड चेंज और कैरेक्टरिस्टिक्स. सो आई हैड रिटर्न कि Mahatma Phule's efforts inspired Dr. Ambedkar and Shahu Maharaj for furthering those reforms. ऐसा कुछ हो. Next question था, trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations. So intro में मैंने यही लिखा था कि इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस वाज एसेंशियल फॉर वेल्डिंग टुगेदर नेशन विच हैड एक्सपीरियंस हॉरर्स ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड पार्टीशन इन 20th सेंचुरी एंड टू प्रिवेंट बाल्कनाइजेशन. इन्हीं लाइंस पे कुछ तो लिखा था. बॉडी में आई थिंक हाँ, इस आंसर में मैंने कोई डायग्राम नहीं ड्रॉ किया था, क्योंकि ऑलरेडी 4 सब क्वेश्चन थे इसमें, पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. सो इसमें मैंने नहीं किया था, जिसको करना था वो कर सकते थे. तो इसमें मैंने आगे थोड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की थी पॉइंट, 6 पॉइंट, सब 4 ही एस्पेक्ट्स हो. पॉलिटी में आई रिटर्न अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसे हुआ, यूनिवर्सल राइट ऑफ फ्रेंचाइज दिया, वुमेन्स राइट्स, वुमेन को लाइक इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्रीज हु हैड गिवन राइट्स टू वुमेन फॉर वोटिंग फ्रॉम द फर्स्ट इलेक्शन इटसेल्फ. फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स के बारे में एडजस्ट किया, एसआरसी कमीशन वगैरह वो सब. इकोनॉमी में आई रिटर्न अबाउट 5 ईयर प्लान, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फिर कैसे एग्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन वो दोनों को प्रायोरिटाइज किया, फिर कैसे प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो चीज़ों के बारे में. एलपीजी रिफॉर्म, शायद यही एलपीजी रिफॉर्म का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने मेंशन किया है कि नहीं, बट मोर और लेस दीज 5-6 पॉइंट्स. देन अबाउट एजुकेशन आई रिटर्न अबाउट IITs क्रिएट किए एज द मॉडर्न टेम्पल. जैसा आप स्टैंडर्ड NCERT टेक्स्ट बुक्स में ये सब फ्रेजेस देखते हो, नेहरू और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैड एनविजन IITs एंड IIMs एज द मॉडर्न टेम्पल्स. फिर डैम्स क्रिएट किए थे उन लोगों ने, बराकरा नंगल डैम वो सब. फिर IISc बैंगलोर में था. इसरो का जो भी वो पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था वो एनविजन किया था. फिर BARC एनविजन किया था. फिर इंटरनेशनल रिलेशन में हमारे जो भी नेबर्स हैं उनसे कैसा, लाइक पाकिस्तान के साथ ट्राई टू वेज गुड रिलेशंस, या फिर कश्मीर का इशू टुक टू UN. चाइना, हिंदी चीनी भाई भाई का वो एस्पेक्ट था, फिर उसमें तिब्बत का एस्पेक्ट था. फिर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में ये किया कि हाउ दैट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसेस ऑफ आवर इंटरनेशनल रिलेशंस. फिर पंचशील प्रिंसिपल, फिर NAM, यही सब वही एग्जैक्टली है बेसिक. सबको लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो कैन 100% रिलेट कि ये सब चीज़ें आपको भी पता है. इट्स जस्ट दैट द क्वेश्चन इज वेदर वो मोमेंट पे आप क्विकली रिकलेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो वो 10 मिनट्स में. सो दैट इज़ वॉट द ऑल द प्रैक्टिस इज अबाउट. जिसका एक बेस लेवल पढ़ाई होगा तो शी कैन श्योरली रिलेट कि दीज पॉइंट्स में ऐसा कुछ हवा से तोड़ के नहीं बातें कर रहा हूँ, ये सबको पता है यही पॉइंट्स, इसमें कुछ अलग नहीं है. बट वो मोमेंट पे आपको कितना रिकलेक्ट कर पा रहे हो आप, दैट इज़ द गेम चेंजिंग इक्वेशन. एंड द whole answer writing practice and the whole revision thing revolves around these particular aspects: how to recollect these facts in a very quick and short span of time and write them down and also make them presentable. This is what this somehow took me 3 to 4 months to realize this whole thing, how to figure these things out. But it's not actually that long and arduous of a process. I was somehow unable to figure these things out quickly in my first 3 months. So इसलिए this is one of the reasons why I have created this YouTube channel कि it shouldn't take this long for even other people or who are beginners to understand how to write answers and what are the basic mistakes you shouldn't be doing. उसके बारे में भी if you guys want I can make a video on how I was able to
make a shift from writing 7-8 points in 10 markers to writing 13-14 points in 10 markers to writing say 13 to 14 points in 15 markers पहले and now writing around 23 points. So मैंने ऐसा क्या चेंजेस किए मेरे बैक ऑफिस वर्क में एज इन मतलब मेरे माइंड के प्रोसेसिंग इसमें बिकॉज ऑफ विच आई कुड डू इट. If you want something about this, you can let me know in the comments. Or do you want analysis of आगे के questions से GS2 के जो भी रहेंगे वैसे. तो let's continue. इस आंसर में I had written in conclusion about विकसित भारत something कि because of this consolidation process India is able to achieve the goal of विकसित भारत अभी. And the 13th question was the French Revolution has enduring relevance to the contemporary world. Explain. तो intro में I had written again using the timeline कि when it had occurred French Revolution in 18th century 1789 में जो भी था and because of socio-economic disparities और जो भी वैसा था. बॉडी में I had written about how liberty justice मतलब यही बेसिक पॉइंट्स है. इसको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करके इसमें लिखा था कि how liberty is relevant to the contemporary world because French Revolution laid the grounds of liberty which is seen in our constitutional values like freedom of speech. How justice is relevant कि it's laid the foundation for the Nuremberg trials है फिर वैसा जो भी है तो it became relevant to the contemporary world. How equality became relevant because say मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो सिविल राइट्स मूवमेंट लॉन्च किया था इट वॉज फॉर इक्वालिटी विच हैड इट्स बेसिस इन फ्रेंच रेवोल्यूशन. ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग रिटर्न लॉज ये जो इंडिया के है से साउथ अफ्रीका के तो मैंने से थोड़े 2-4 अलग अलग कंट्रीज के दिखा थे कि हाउ इट वॉज रिलेवेंट टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड इन 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी. सिमिलरली चेक्स एंड बैलेंसेस मॉन्टेस्क्यू का जो ये था सेपरेशन ऑफ पावर्स जो भी था तो उसका हाउ दिस वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल. और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जो 3-4 मेन थिंकर्स है वोल्टेयर मॉन्टेस्क्यू रूजो और मुझे याद नहीं आ रहा मेन तो 3 यही है. तो इन तीनों के बारे में मैंने नाइट को रिलेटेड ईच उनका एक वैल्यू कि रूजो तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था. सोशल कॉन्ट्रैक्ट हाउ इट वॉज रिफ्लेक्टेड इन मॉडर्न डे उसका कंटेम्पररी रेलेवेंस कैसा है. या फिर रेवोल्यूशन भी हुए थे जो बाद में से रशियन रेवोल्यूशन वगैरह तो इट ऑल्सो एडिड बेसिस इन की फाइटिंग अगेंस्ट द से डिक्टेटोरियल रेजिम्स. तो इट ऑल्सो हैड रेलेवेंस फ्रॉम इट ऑल्सो ड्रिव इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन. ऐसे मोनार्की रिपब्लिक मॉडर्न डेमोक्रेसी ऐसे मोर और लेस कुछ ना कहीं कनेक्ट करके आई हैड ट्राइड टू राइट मोस्ट ऑफ दिस पॉइंट्स से 22-23 पॉइंट्स. तो मे बी सम एक दो इसमें मैं मे बी एकदम कंटेम्पररी रेलेवेंस नहीं भी लिख पाऊंगा बट मेजरली आई हैड डन इट से यूनिटी सेक्युलरिज्म नेशनलिज्म ह्यूमन राइट्स प्रोटेस्ट ऐसा जो भी ये पॉइंट्स है आई हैड मोर और लेस कनेक्टेड इट सम और द अदर थिंग और एटलीस्ट ट्राई टू डू इट इन मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स 90-95% ऑफ द पॉइंट्स पे. इसमें मैंने पर्सनली डायग्राम और कुछ मुझे नहीं याद आ रहा था कि क्या लिखा लूँ. कंक्लूजन भी आई हैड जस्ट रिटन कि इट हैज़ अ एंड्यूरिंग लेगेसी एंड चेंज द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू historian AJP Taylor. So again it's not like AJP Taylor has said something like specific with respect to this but AJP Taylor essentially उन्होंने एक्चुअली थोड़ा वर्ल्ड वॉर और 20th सेंचुरी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है उसके बारे में लिखा था. सो आई टुक द लिबर्टी ऑफ मैंशनिंग हिम कि अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने भी यही व्यू पॉइंट को सपोर्ट किया. अगेन द सेम थिंग कि इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली रॉन्ग बट नाइदर एक्सप्लिसिटली राइट बट इट कांट इवन बी प्रूव कि ये गलत है. सो आई टेक सच लिबर्टीज इन राइटिंग सच आंसर्स. तो ये थोड़ा मेरा एक दिस इज लाइक वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट्स ऑफ several different aspects which I use during answer writing to make it seem more relevant and coherent and specific. हाँ तो अपार्ट फ्रॉम इट इसमें मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल की वजह से सिंस आई हैव गिवन पास्ट 3 मंथ्स थ्रू हिस्ट्री ऑप्शनल तो मुझे इसका बेसिक्स भले ही अभी रिसेंटली नहीं भी पढ़ा होगा तो बट वो याद थे बेसिक थिंकर्स बेसिक जो क्वालिटीज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन से रेलेवेंट थी तो इसमें उसका भी थोड़ा सा एडवांटेज है. इट नॉट जस्ट कि यहाँ पे बेसिक सिलेबस से इतना याद आ रहा था. Question number 14. Give a geographical explanation to distribution of offshore oil reserves of the world. How are they different from onshore occurrences of oil reserves? So intro में oil reserves form a basic essential part of the transport and mobility economy वगैरह ऐसा कुछ so basic था.
डायग्राम यहाँ पे मैंने मैप बनाया था फर्स्ट पेज पे, वर्ल्ड मैप, और बेसिक दिखाए थे कहाँ कहाँ पे ऑफशोर रिजर्व ऑयल मोर डेंसली दिखते हैं। से मिडल ईस्ट रीजन में मुंबई हाई जो रीजन है, फिर अफ्रीकन कुछ तो वेस्ट अफ्रीकन कोस्ट में, एंड सम साइड्स ऑफ यूएसए रशिया वगैरह आर्कटिक वैसे। सो एंड बॉडी में मैंने अगेन थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि वाई दे आर फॉर्म्ड इन मिडल ईस्ट से अमेरिका रशिया नाइजीरिया लीबिया जो भी है, कि दे हैड कार्बोनिफेरस रॉक्स एंड वहाँ पे फॉसिलाइज्ड ये थे जो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी दे फॉर्म हुए थे। तो उनका एक्सप्लेनेशन दिया तो वहाँ कहाँ कहाँ पे मिलते हैं वैसे। और फिर डिफरेंस बताया था एग्जांपल कि दोनों में ऑयल ऑनशोर एंड ऑफशोर में क्या क्या फ़र्क है। तो एंड वाई दे हाउ दे फॉर्म्ड, फिर उनका से स्केलेबिलिटी किसका बेटर है, सेफ्टी किसका बेटर है, किसका एफिशिएंसी है, कौन मोर कॉस्ट फ्रेंडली है, विच वन इज़ मोर एफिशिएंट। ऐसे ऐसा बेसिक पॉइंट्स के ऊपर ऑनशोर ऑफशोर का डिफरेंशिएशन किया था। तो मे बी दैट वाज अराउंड 7 to 8 पॉइंट्स। और फिर जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थोड़ा मैंने वो थोड़ा सा स्लाइटली कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे थोड़ा मेंशन किया था। तो so technically even in this answer you don't have a lot of content to fill 3 pages, but since I think that somehow works, the psychological advantage you get from filling the 3 pages by the same content जो आप मे बी 1.5 या फिर 2 pages में लिख सकते हो। सो यू हैव टू फिल इन बीच में फ्यू सर्टन जेनरिक पॉइंट्स विच माइट विच आर नॉट रॉन्ग, बट थोड़ा हाँ मतलब आपको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है। सो वो लिखा था एंड कंक्लूजन में आई हैड रिटन अबाउट ऑयल रिजर्व्स एंड द हाउ दे द नीड फॉर आत्मनिर्भर भारत एंड फॉर इंडिया एंड रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह। तो उससे मैंने कनेक्ट किया था कि एनर्जी रिजर्व्स और फिर जो आपके स्ट्रैटेजिक रिजर्व रहते हैं पेट्रोलियम रिजर्व्स, जैसे कि चंदीखोल और उड़ीसा या फिर वही कर्नाटक में मैंगलोर में ऐसा 2-3 जगह पे है। तो वहाँ पे स्टोर करके यू ट्राई टू ब्रिंग अबाउट आत्मनिर्भरता एंड फ्यूचर इज़ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो इसमें मैंने ऐसे नीचे रिमार्क्स लिखा है कि दो इट वॉज नॉट अ वेरी गुड आंसर अकॉर्डिंग टू माई ओन एनालिसिस, बट वही कि एसेंशियली आई रोट इन ऑल 3 pages ड्रिवर डायग्राम क्योंकि थोड़ा कंटेंट कम पड़ रहा था। तो बट यही ऐसे टाइप के क्वेश्चंस व्हेन आई हैड अटेम्प्टेड इन 2024 आई रिमेंबर देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन ट्विस्टर्स, how they are formed in what region etc etc. So वहाँ पे I had just written about half a page, 3 page का ये था, and imagine it is like the first 11th और 12th क्वेश्चन ऐसा कुछ तो था शायद वो, और मैंने सिर्फ हाफ अ पेज लिख के बाकी के 2.5 pages पे सीधा क्रॉस मार दिया था कि मतलब नहीं याद आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, दिन पढ़ा ही नहीं था, किसी ने नहीं पढ़ा था, बट आई जस्ट क्रॉस्ड इट आउट। So I don't think that gives a very good impression to the examiner, even though you don't, lot of people didn't know about those questions, but people still wrote something extrapolating it to cyclones and Gulf of Mexico, तो वही सब रहेगा। So I do think they expect you to at least try to write something about it rather than just leaving it alone. They surely don't want कि इतना honesty कि कुछ पता नहीं, so you're not even trying. Obviously don't write something wrong if it was about Vishra and you're writing about tsunami, so it would be explicitly wrong. But if it is about Vishra and you're writing something about it, so it is perfectly alright and it will surely get you more marks than just leaving 2 to 3 pages empty and blank like what I did. How can artificial intelligence and drones be effectively used along with GIS and RS techniques, that is remote sensing techniques in locational and aerial planning? So मुझे लोकेशनल और एरियल प्लानिंग में मुझे समझ नहीं आ रहा था हाउ am I supposed to differentiate between these. So what I did was I did artificial intelligence along with GIS and artificial intelligence along with remote sensing, ये 2 पार्ट, और थर्ड और फोर्थ पार्ट की ड्रोन्स विद GIS एंड ड्रोन्स विद रिमोट सेंसिंग टेक्निक, और उन दोनों में मैंने लोकेशनल और एरियल प्लानिंग को मिक्स कर दिया क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और इतना कंटेंट भी नहीं रहता इन आंसर्स के लिए, ये थोड़ा सा इम्प्रॉम्प्टू ऑन द स्पॉट सोचने पड़ते हैं ऐसे आंसर्स। तो इसी की ट्रेनिंग रहे इज़ नेसेसरी, दिस इज इक्विवेलेंट टू कि यू डू अ लॉट ऑफ नेट प्रैक्टिस इन क्रिकेट, बट
एक्चुअल गेम में देर विल बी सर्टन ऐसा स्लोअर वंस आएंगे, फिर कुछ अलग ही टाइप के बॉल्स आएंगे ड्यूरिंग द फेज ऑफ द गेम जो आपने वैसे प्रैक्टिस ही नहीं की है, बट सिंस यू हैव प्रैक्टिस अदर टाइप्स ऑफ बॉलिंग लेंस एंड लाइन्स, आपका इतना हो गया है, सो यू नो हाउ टू फिगर दिस थिंग्स आउट ऑन द स्पॉट. इट इज़ जस्ट समहाउ अनएक्सप्लेनेबल बट आप कर सकते हो. सो उसी का इक्विवेलेंट है कि यू डू अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. सो इवन दो ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं है, आइदर थीम्स ऐसे रिपीट हुए रहेंगे या फिर यू समहाउ डेवलप द कॉन्फिडेंस हाउ एम आई सपोज टू टैकल दिस थिंग्स. सो यू स्टिल एंड अप राइटिंग रिलेटिवली गुड आंसर्स. तो इसमें मैंने बॉडी में लिखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद GIS. इसमें मैंने रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में लिखा था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड यूज़, हाउ नेचुरल ग्रीनरी जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो बढ़ने वाला है कम होने वाला है. प्रेडिक्ट टोपोग्राफी चेंजेस, आगे लैंड यूज चेंजेस कैसे होंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना बढ़ेगा कम होगा. फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद रिमोट सेंसिंग में लिखा था हाउ इट कैन बी यूज फॉर थर्मल इमेजिंग, डिजास्टर प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ से रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर ड्रोन्स में विथ जो GIS में लिखा था कि हेल्थ के लिए वो यूज़ करते हैं, स्काई लैब्स कुछ तो था. सो इट वाज यूज फॉर डिलीवरिंग वैक्सीन इन तेलंगाना ड्यूरिंग कोविड. वो एक एग्जांपल कुछ तो ऐड किया था. फिर GPS में यूज़ कर सकते हैं से ड्रोन्स फॉर सर्विंग और लैंड सर्विंग और फॉर मैपिंग ऑफ सर्टन एरियाज. फिर डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं फॉर डिलीवरिंग सम इम्पोर्टेंट से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इन सच सेंसिटिव एरियाज. या फिर रिमोट लोकेशन एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं फॉर स्प्रेइंग, फॉर क्रॉप सर्वेइंग एक्सेट्रा. फिर ड्रोन विथ रिमोट सेंसिंग में भी ऑन सिमिलर लाइंस वैसे ही पॉइंट्स कुछ तो लिखे थे, क्योंकि इसमें यार इतना फ्रैंकली डिस्टिंग्विश करने सा कंटेंट वो मोमेंट पे मुझे पर्सनली एकदम इजीली नहीं आ रहा था. सो थोड़ा सा मोर और लेस सराउंडिंग उन्हीं चीज़ों के बारे में, एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट आपको आ जाती है कुछ चीज़ें जो अभी मैं बैठ कर सोच रहा हूँ शायद मुझे नहीं इतना कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही, बट वो मोमेंट पे काफ़ी हो जाता है क्योंकि वो उतना प्रेशर रहता है. तो यू आर इट्स लाइक समवन इज पुटिंग गन ऑन योर हेड एंड यू आर सपोज टू डू दैट थिंग. सो यू जस्ट समहाउ डू इट, बट you can't replicate the same thing when you're sitting at your home and recording this video. और फिर कंक्लूजन में आई हैड रिटन अबाउट हाउ स्मार्ट सिटी मिशंस एंड क्लाइमेट रेजिलेंट सिटीज SDG गोल्स है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स कैन बी like a very helpful tool for achieving those government schemes का final goals. 16th question, discuss how the changes in shape and sizes of continent and ocean basins of planet take place due to tectonic movements of crustal masses. तो इसमें मैं इंट्रो में मैंने written about how crustal masses tectonic plates जो थेरी थी वो उसका जो बेसिस था वो मैकेंजी एंड पार्कर की 1967 की जो थेरी थी उनके बेसिस पर फ्रेम किया था. फिर बॉडी में मैंने शेप्स ऑफ कॉन्टिनेंट, इसमें पहले मैंने डायग्राम निकाला था, बेसिक मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स दिखाए थे, कौन से ओशनिक प्लेट्स है कौन से लैंड प्लेट्स है. फिर उसमें मैंने शेप्स ऑफ कॉन्टिनेंट कैसे डिटरमाइन होते हैं ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स वो बताया था कि हाउ साउथ अमेरिका वाज शेप्ड ड्यू टू द लैंड मास जो भी टेक्टोनिक प्लेट्स उसके नीचे है. सिमिलरली अफ्रीका में न्यूबियन प्लेट्स और फिर जो अफार ट्रायंगल है सोमालियन प्लेट्स, हाउ दे डिटरमाइन द शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट. एशिया में से में ले ले एशियन पैसिफिक प्लेट उनका जो सॉरी एशिया और यूरोपियन जो प्लेट है उनका कोलिजन होने की वजह से हिमालयस फॉर्म हुए थे, तो उसकी वजह से ओरोजेनिक प्रोसेसेस फॉर्म होते हैं. सो हाउ दिस डिटरमाइन द शेप ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. सिमिलरली आर्कटिक अंटार्कटिक सिमिलरली मतलब उसी ग्राउंड्स पे थोड़ा मैंने जो भी वो प्लेट का नाम है उससे उसका जो मुझे जो भी वो शेप का पर्टिकुलर पेक्युलरिटी याद आ रहा है. फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका का ऐसा पोर्ट्रूडिंग है टुवर्ड्स ब्राज़ील, तो आई हैड रिटन कि हाउ हाँ जो पर्टिकुलर वहाँ पे टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ रहेगा उसकी वजह से स्प्लिट हुआ रहेगा कॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से वो ऐसा पोर्ट्रूडिंग ब्राज़ील का आ गया है और जिसकी वजह से अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट इज़ इंडेंटेड मतलब अंदर आ गया है. सो इट इज़ एसेंशियली ऐसा करके मैंने ऐड थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करके बट लिखा था उन चीज़ों के बारे में. फिर साइज़ ऑफ द कॉन्टिनेंट की वो बताया था कि कुछ कुछ चीज़ें थी जैसे कि टेथस सी वॉल्केनिक आर्क्स जो भी है जिसकी वजह से आइलैंड फॉर्म होते हैं, उन्होंने साइज़ ऑफ द कॉन्टिनेंट शेप किए हैं. फिर ओरोजेनिक प्रोसेस की वजह से साइज़ ऑफ द कॉन्टिनेंट डिटरमाइन हुआ है. फिर वॉल्केनिक माउंटेन से कुछ कुछ
कॉन्टिनेंट्स का साइज छोटा है या फिर कनेक्टेड है, वो डिटरमाइन हुआ है एक्सेट्रा। फिर शेप ऑफ द ओशन की ऑल द फीचर्स ऑफ जो ओशनिक फीचर्स है, गायट्स, मिड ओशनिक रेंज, कॉन्टिनेंटल राइज स्लोप, अबिसल प्लेन्स जो भी है, तो वो मैंने बताया था कि हाउ इट हैज़ बीन शेप्ड ड्यू टू से वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और टेक्टोनिक मूवमेंट्स। और मिड ओशनिक रिज अटलांटिक में जो है वो कैसे शेप हुआ है। फिर साइज ऑफ द ओशन की सेम की चेंजेस इन साइज ड्यू टू पैंगिया पैंथालासा जो भी वो प्रिमिटिव ओशंस और कॉन्टिनेंट्स है। फिर सिमिलरली थोड़ा वॉल्केनिक आर्क, थोड़े स्लाइटली कुछ कुछ रिपीटेटिव पॉइंट, बट इट वाज क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ ओशन। कि लैंडफॉर्म जो है, अगर दो लैंडफॉर्म्स के बीच में, तो ऑब्वियसली ओशन का साइज़ रिलेटिवली छोटा हो जाएगा और उसका टेम्परेचर अफेक्ट होगा से अटलांटिक एक्सेट्रा। बट वही पैसिफिक होगा तो साइज ऑफ द ओशन इज़ लार्जर बिकॉज देर आर नो रेस्ट्रिक्टिंग लैंडफॉर्म्स ऑन आइदर साइड, जितना अटलांटिक को है। फिर आइलैंड ऑल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ द ओशन क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा वगैरह ऐसा। कंक्लूजन में कि दिस देर आर नो फिक्स बाउंड्रीज इवन फॉर ओशन और फॉर continental plates, but they are changing due to lithospheric movements along the plates. Okay, so next question: discuss the distribution and density of population in Ganga River basin with special reference to land, soil, and water resources. So this is like a slightly repeated theme of 2024 PYQ, जिसमें गंगा रिवर बेसिन के बारे में भी उन लोगों ने बात की थी. So I've written कि Ganga river basin was crucial as the food basket of the Indian plains as well as for the water resources. डायग्राम निकाला बेसिक इंडिया का, वहाँ पे गंगा और उसका ट्रिब्यूटरीज के अराउंड जो एरिया उसको स्केच किया, और गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज सराउंडिंग रीजन. बॉडी में आई डिवाइडेड दिस आंसर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी, ऐसे दो सब पार्ट्स के. मतलब पॉपुलेशन को मैंने रिलेट किया विद लैंड सॉइल वाटर एंड अगेन डेंसिटी को रिलेट किया विद लैंड सॉइल वाटर. तो इसमें जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं इनको ही मैंने जस्ट थोड़े 3-4 पॉइंट्स पॉपुलेशन और लैंड से रिलेटेड सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू लैंड, और ये जो पॉइंट्स हैं उनमें से 3-4 पॉइंट्स मैंने इसमें डाल दिया और कुछ डेंसिटी में मैंने पॉइंट्स कुछ इसमें डाल दिया, क्योंकि अगेन इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट डिलिनिएशन. कुछ पॉइंट्स आप इजीली याद कर पाओगे, एक दो जो डेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे और जो डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन कर पाओगे, बट एकदम स्ट्रिक्टली इसके 3-4 अलग और इसके 3-4 अलग ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. सो यू कैन टेक दैट मच ऑफ लिबर्टी टू राइट सर्टन पॉइंट्स या राइट सर्टन पॉइंट्स देयर. सो मोर और लेस यही पॉइंट लिखे थे कि लैंड से रिलेटेड हाउसिंग डिटरमाइंस द हाउसिंग कहाँ पे होगा, फिर कल्टिवेबल लैंड है या नहीं है, फैलो लैंड है फॉर ग्रेजिंग है, फॉर इरीगेशन अवेलेबल है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू जहाँ पे रिवर रिसोर्सेज ईजीली अवेलेबल है. सो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनेंगे नहीं बनेंगे, जैसे कि कानपुर में आई थिंक देयर इज दिस लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुछ तो है, तो इट ऑल्सो डिटरमाइंस कि उतना वहाँ पे अवेलेबल है क्या, पावर अवेलेबिलिटी, उस हिसाब से इंडस्ट्रियल एरियाज़ वहाँ पे बनेंगे नहीं बनेंगे. फॉर एग्जांपल जमशेदपुर रीजन रहेगा, वो थोड़ा दूसरा है, सोन रिवर और उससे सराउंडिंग जो रहेगा. सो वैसे कि कैपिटल सिटीज़ फॉर्म होंगे जहाँ पे रिवर बेसिन्स रहेंगे. इवन एंशंट इसमें से मगध रीजन में टूरिज़्म डिटरमाइन होगा उससे, नेविगेबल वाटर्स, फार्मिंग डिटरमाइन होगा. फिर सॉइल में फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, पूर्वांचल रीजन जो फर्टाइल रीजन रहेगा, एग्रीकल्चर वगैरह एक्सेट्रा. इन वाटर रिसोर्सेज अगेन ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, फ्लड्स उसके बेसिस पे भी डिटरमाइन होगा. कोसी दैट इज़ द सौर ऑफ बिहार, उससे डिटरमाइन होगा कि वहाँ पे हैबिटेशन होगा नहीं होगा, उससे पॉपुलेशन डेंसिटी कम रहेगा ऑब्वियसली. फिर डेंसिटी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिटी ये कर पाएंगे, फर्टाइल लैंड रहेगा ड्यू टू वाटर रिसोर्सेज. तेराई रीजन जो है वो सॉरी तेराई, खादर, भाबर, भंगर जो चार है, वो कैसे गंगा रिवर बेसिस से फॉर्म हो रहा है, उससे कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन होगा, वो उसका भी मेंशन था. सो बेसिकली इन पॉइंट्स के अराउंड ही मैंने आंसर फ्रेम किया था, और थोड़े में भी कुछ बीच में एक दो तीन जेनरिक पॉइंट्स रहेंगे जो अभी याद नहीं आ रहे. कंक्लूजन फिर गंगा रिवर बेसिन इट शेप्स ह्यूमन हैबिटेशन, इसी लाइंस पे थोड़ा. देन I think we skipped a question. Okay. How do you account for growing fast food industries given that there are increased health concerns in modern society?
सो इसमें मैंने आंसर को डिवाइड किया है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर ग्रोइंग फास्ट फूड, फिर इसमें हेल्थ कंसर्न्स क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। ऐसे 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है आंसर को। फास्ट फूड इंडस्ट्रीज में सनराइज सेक्टर को मेंशन किया है। दिस इज लाइक अ सनराइज सेक्टर ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा। और इसमें मैंने एग्जांपल लिया कि मैगी इट इज़ लाइक अ फास्ट फूड इंडस्ट्री। रीजंस क्या, सोशल, वही बेसिक, वेस्टॉक्सिफिकेशन हो रहा है, हम इमिटेट करते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से फास्ट फूड कल्चर इज ग्रोइंग इन स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इमिटेशन, ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न क्यूजीन। ब्रांडिंग, उनका कंपनीज का इतना अच्छा ब्रांडिंग है कि वी टेंड टू फॉल फॉर इट, लाइक द फास्ट फूड इवन दैट इज ब्रांडेड एज बीइंग अ हेल्दियर ऑप्शन, म्यूजली एक्सेट्रा, वो सब जैसी चीज़ें, केलॉग्स। फिर टाइम कम है, सो सोशल रीजंस की वजह से कि पीपल हैव टू रश टू वर्क। अर्बनाइजेशन में कि द नीड फॉर क्विक फूड, इजी अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी कहीं भी खा सकते, कैरी, इजी कैरिंग लंचेस। वैसे कन्वेंशनल फूड जो है जैसे कि मिलेट्स, उसको परसेप्शन दिया गया है कि पुअर मैंस फूड है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन फास्ट फूड कल्चर इज ऑल्सो ग्रोइंग। देन इन इकोनॉमिक रीजन, जोमेटो जैसे कंपनीज, स्टार्टअप्स है, इट इज़ लीडिंग टू मोर फास्ट फूड कल्चर। अफोर्डेबिलिटी है फास्ट फूड कल्चर का, वर्क प्लेस के पास में कहीं पे भी मिल जाते हैं, प्रॉक्सिमिटी टू स्टेशंस, ऐसा मतलब जहाँ से कम्यूट करते हैं वहाँ पे फास्ट फूड इजीली मिल जाते हैं। फिर आईटी इंडस्ट्री, तो उनका दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेयर फॉर ईटिंग ब्रेक्स, तो उसकी वजह से रूरल पेनिट्रेशन, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ जो PYQ में ऐसा मेंशन हुआ है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में अर्बनाइजेशन क्यों बढ़ रहा है, कंजम्पशन कल्चर 23 का है, ऐसा उसका PY, तो उसका उसका मेंशन किया था मैंने कि उसमें भी पेनिट्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से द नंबर ऑफ पीपल हु आर ईटिंग फास्ट फूड इज ग्रोइंग। देन फिर आई हैड रिटन अबाउट बेसिक हेल्थ कंसर्न्स कि उसकी वजह से NCD दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ रहा है, इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, स्ट्रोक्स, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, फिर चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन अफेक्ट हो रहा है, अनेमिया एक्सेट्रा। और फिर फूड सेफ्टी के बारे में भी इशूज रहते हैं। एंड वे फॉरवर्ड आई रिटन अबाउट ईट राइट इंडिया मूवमेंट, FSSI के गाइडलाइंस, मिलेट सिस्टर्स नेटवर्क। फिर देर इज दिस मॉडल ऑफ शिव थाली इन महाराष्ट्र विच इन विच दे यूज्ड टू गिव अराउंड 10 रुपीज़ में पूरा प्रॉपर मील। सो ऐसे कुछ मॉडल्स इम्प्लीमेंट करके यू कैन डिक्रीज द फास्ट फूड कल्चर and promote eating healthier food options. Conclusion में I had written कि fast food needs to be replaced with right food to fulfill the SDG goal of zero hunger, health and well-being, जो भी वो SDG है. Achieving sustainable growth with emphasis on environmental protection could come into conflict with poor people's need in a country like India. तो इसमें ऐसे जो क्वेश्चन रहे थे जिसमें ट्रेड ऑफ वगैरह थे, तो आई यूज टू ड्रॉ लाइक स्केल, जो हिंदी में आप जो बोल देता राजू, तो उसमें एंड आई टू राइट से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑन वन साइड एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑन अदर, और ऐसा नीचे एक ट्रायंगल लिखे कि ट्राइंग टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। तो ऐसा कुछ जहाँ पे कुछ इजीली डायग्रामेटिक नहीं आ रहा, तो मैंने ऐसे कुछ बेसिक बना के रखे थे फ्रेमवर्क्स कि हाँ यू कैन ड्रॉ दिस स्केल कि ट्राइंग यू आर ट्राइंग टू बैलेंस, लाइक इंडिया इज ट्राइंग टू बैलेंस बोथ दिस थिंग्स। It even fills the space, it gives a diagrammatic look. It's up to you if you want to draw it, if you don't want to draw it, that's perfectly all right. I just prefer थोड़ा उतना स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है एंड यू कैन स्टिल राइट सम पॉइंट्स। So intro में I had written about how sustainable growth is a sine qua non, but dichotomy with faster economic growth and environmental degradation भी हो रहा है. Then body में I had written about लैंड एक्विजिशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ तो करना है, बट उसकी वजह से सस्टेनेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि फिर इट इज लीडिंग टू वायलेशन ऑफ राइट्स, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कॉज हो रहा है। फिर ESZ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स रहते हैं, उसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं कि वहाँ पे पर्टिकुलर लोगों का लैंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर इवन CRZ नॉर्म्स, और जो फॉरेस्ट के जो कोर एरियाज रहते हैं, तो वहाँ पे ट्राइबल्स को दे आर लाइक प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन या फिर हंटिंग जो भी है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो ट्रीज आर बीइंग मे बी कट फॉर डेवलपिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, बट इट इज़ कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एक्सेट्रा सच स्टफ। तेरी डैम के बारे में मैंने मेंशन किया था कि इट वाज लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, but it came in conflict with poor people's need to have sustainable access to forest. फिर I had written about how renewable energy versus wood.
So like even for acquisition of say a space for a windmill or a solar power plant, you require a certain space which will lead to displacement of those original inhabitants. With water resources आपको easily economic growth चाहिए say dams के through, but it is affecting the natural topography and natural channel of the river, जिसकी वजह से agriculture affect हो रहा है, poor people जो subsistence agriculture कर रहे हैं. Similarly timber industry, फिर labor intensive industries, फिर global goals of hunger reduction, sorry, poverty reduction or hunger reduction is conflict with global goals like becoming the largest economy, purchasing power parity, ये सब against आ रहा है. ई व्हीकल हम लोग एक जगह पे उसके लिए सब्सिडीज दे रहे हैं, अफोर्डेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन इट इज़ ऑल्सो कॉजिंग, मतलब अगर वो इजीली अवेलेबल इजीली अफोर्डेबल नहीं रहेंगे तो भले ही वो प्रो एनवायरमेंट है, बट इफ़ दे आर एक्सपेंसिव दैट इट इज़ कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ पुअर पीपल, मतलब उनके लिए वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है. वैसे इसी लाइन्स पे आई हैड रिटन मोर और लेस द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आई ऑलवेज कीप ऑन मेंशनिंग. उसके अलावा वे फॉरवर्ड में आई हैड रिटन अबाउट एसडीजी गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग बोथ दिस एस्पेक्ट्स. फिर सब्सिडी दे सकते हैं गवर्नमेंट लाइक पीएम कुसुम फॉर सोलर जनरेशन, या फिर जो लैंड डिस्प्लेसमेंट पॉलिसीज है 2013 के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है वो फॉलो कर सकते हैं. ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट है, सो पीपल गेट कॉम्पेंसेटेड फॉर द फॉरेस्ट लॉस, फिर उनका लाइवलीहुड. कंक्लूजन में आई रिटर्न अबाउट एसडीजी ऑन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एसडीजी 8 ऐसे कुछ. Does tribal displacement in India center around those two axes, those of displacement and rehabilitation? इन्हीं दो एस्पेक्ट्स में मैंने लिखा था आंसर. तो इंट्रो में आई रिटन अबाउट tribal population forms around 8.6% of India's population according to 2011 census, but it is a vulnerable and marginalized section. सिलेबस के कीवर्ड यूज़ करके बट यूजिंग अ डेटा फैक्ट डायग्राम निकाला था एक बेसिक कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान में ऐसा स्क्रैच करके लिखा था. यहाँ पे ट्राइबल डेंसिटी ज़्यादा है. बॉडी में मैंने डिस्प्लेसमेंट और रिहैब के बारे में देखा. तो डिस्प्लेसमेंट इज एसेंशियली वही सब अलग अलग एग्जांपल्स और रीजन्स की जिसकी वजह से हो रहा है. साइलेंट वैली प्रोटेस्ट, तेहरी डैम का, उड़ीसा में अभी जो बॉक्साइट माइनिंग के बारे में हुआ था, गढ़चिरौली, नर्मदा, वो क्यों हो रहा है. ये एग्जाम्पल्स अलग अलग जगह पे डिस्पर्स किए थे, मैंने यूज़ किए थे. रोड्स की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ब्रिटिश लेगेसी जो भी है, एलिनेशन की वजह से, नो रिप्रेजेंटेशन ट्राइबल्स के लिए, कोई लाइक देयर इज़ नो वॉइस फॉर देम. फिर लैक ऑफ कॉम्पेंसेशन, माइनिंग, नक्सलिज्म की वजह से इट इज़ कॉजिंग डिस्प्लेसमेंट. शिफ्टिंग कल्टिवेशन की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. बॉर्डर्स की वजह से कि म्यांमार में इंस्टेबिलिटी है, सो वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से दे हैव टू कीप ऑन शिफ्टिंग टू अदर प्लेसेस. फिर हाउ रिहैबिलिटेशन हो रहा है, सो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2013 जजमेंट. तो यहाँ पे सब अच्छी अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से थोड़ा रिहैब कर पा रहे हैं वो. सो FRA रेगुलेशंस, कॉम्पेंसेशन, पैसा, झाझा कमेटी, 6 शेड्यूल रिजर्वेशन जो भी आर्टिकल 16 के, EMRS जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स है उनसे उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिए जा रहे हैं थ्रू फॉर रिहैबिलिटेशन, फॉर स्कॉलरशिप फॉर द यंग ट्राइबल किड्स. फिर लॉज लाइक 1989 एट्रोसिटीज एक्ट, ट्राइफेड स्कीम, नियामगिरी जजमेंट जो है वो, नेहरूवियन पंचशील प्रिंसिपल्स वगैरह. और कंक्लूजन में समहाउ एक दो दिन पहले ही आदि कर्मयोगी मिशन लॉन्च हुआ था, मैंने लकीली पढ़ा था, तो मैंने कंक्लूजन में आदि कर्मयोगी मिशन के बारे में मेंशन कर दिया. इट इज़ फॉर ग्रूमिंग ऑफ ट्राइबल लाइक लीडर्स फॉर लीडिंग देयर ओन रीजन एंड देयर ओन पीपल फॉर से इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ. तो बेसिकली इट वॉज लाइक नर्चरिंग ट्राइबल लीडर्स, आदि कर्मयोगी स्कीम. तो उसका मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया था. So this is how I had approached the GS1 paper of 2025 mains. So let me know if you guys want, if you like this video, आप please share, subscribe और comment कीजिए, because that is the only form through which I can communicate with you people. And जिसकी वजह से मुझे समझ रहा है कि whether you guys like this particular video, whether you want such more type of videos related to GS analysis of other papers, or do you want a strategy video of how I was able to generate more number of points with respect to पहले के मेंस से कंपेयर अभी कैसे वो क्या ऐसा शिफ्ट किया मैंने. तो आपको ये दोनों में से कौन सा, या फिर इफ़ यू वांट मोर शॉर्ट्स कंटेंट जिसमें आप मैं मेरे कॉपीज़ को कंपेयर करो मेरे प्रीवियस कॉपीज से, आपको क्या चाहिए आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, बिकॉज अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू गेज कि लाइक व्हाट एम आई सपोज टू डू नेक्स्ट. So let me know, and let me know if you like such kind of videos.
and if there's any scope of improvement which I can do and help you guys more. So thank you for watching. Thank you.